तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपके मैथ हैं प्लस जीके है, ठीक है, प्लस आपके मनरेगा के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और यह जो है आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मनरेगा में सब में पूछा जाता है। इंजीनियर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें आपका जीके के साथ साथ आपका इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं। यह जो है अकाउंटेंट के लिए पूछा गया था, अकाउंट असिस्टेंट, तो यह आपका बीपीओ के लिए भी काम देगा और अकाउंटेंट के लिए भी काम देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी काम देगा और जूनियर इंजीनियर के भी काम देगा, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी काम देगा। बाकी ग्राम रोजगार सेवक का एग्ज़ाम अगर कहीं पे होता है तो उनके लिए भी काम देगा, लेकिन उनका एग्ज़ाम बहुत कम जगह पे होता है, ठीक है। चलिए, मनरेगा के तहत पूछा गया है, सब के लिए काम देने वाला है क्योंकि मैथ सबके एग्ज़ाम में आता है। जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं, मैथ है, जीके है और मनरेगा के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ओपन हो गया। सबसे पहले जान लेते हैं आपका टाइमिंग कितना मिलता है। दोस्तों इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और बोला गया है कि ओनली वन चूज इज करेक्ट। तो इसमें आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है OMR पे सीट पे, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और टाइमिंग जो है 1 आवर दिया गया है, 1 घंटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है कि अपना पोस्ट कोड दी गई OMR सीट में सही उत्तर भरें और पोस्ट कोड का उल्लेख किया गया है। तो OMR सीट में दिए गए निर्देशों का ध्यान रखें और पढ़ें। आपको OMR सीट में जो है ब्लैक या ब्लू पेन से गोला करना होगा, ठीक है। अब तो गोला के जगह पे मैंने एक इसरो का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट। वहाँ पे गोला नहीं था भाई, वहाँ पे ना इस टाइप से था, आपका रेक्टेंगल बना हुआ था, आयत। और आयत को हमको फिल करना था। बोले अब ये क्या माजरा है भाई। तो आयत आने लगा, कभी कभी अब दे देगा कि आप स्टार बनाइए, ठीक है, स्टार को फिल कीजिए। कंपटीशन देख रहे हैं ना, कंपटीशन या बोले या फिर नया क्रिएटिविटी बोले, चलिए जो भी है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब गोला की जगह पे आयत भी आ सकता है। इसरो में हम लोग एग्ज़ाम दे गए हैं तो हम लोग को पता चला। चलिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लूनर रोवर। यार मुझे हिंदी में पढ़ना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 में शामिल लूनर जो रोवर था उसका नाम क्या था। दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, प्रज्ञान इसे नाम दिया गया था, ठीक है। और जहाँ पे उतरा था उसको क्या नाम दिया गया था, तो शिव पॉइंट करके कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, इसी तरह से कुछ नाम था, शिव पॉइंट, ठीक है। क्या नाम था याद कर लीजिएगा, ठीक है। शिव पॉइंट करके कुछ नाम था, ठीक है, जहाँ पे उतरा था। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रज्ञान इसका नाम था और लूनर का। अगला है सितंबर 2023 में G20 देशों का समूह का शिखर सम्मेलन हुआ, ग्रुप 20, ठीक है। शिखर सम्मेलन में शहर में आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। की राजधानी, देश की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। इन विच सिटी वाज द G20 कंट्रीज ग्रुप समिट हेल्ड इन सितंबर 2023, ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द मेडल टेली एट द एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023, यानी कि 2023 में संपन्न एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भारत का रैंक जो था 4th रैंक था, ठीक है। फर्स्ट चाइना था, सेकेंड जापान था, थर्ड कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, 4th भारत, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था। तो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? दोस्तों यह जीता था अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना। और लियोनेल मेसी यहीं के हैं ना, अर्जेंटीना के। और रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। और रोनाल्डो अभी दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति भारत सरकार के 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति क्या नाम था? अब्दुल अल सीसी करके कुछ नाम था, ये मुख्य अतिथि थे। और 2024
जो 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसमें आपका जो बाइडेन रहने वाले हैं मुख्य अतिथि, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था बिहार में ना। और चंपारण सत्याग्रह जिसमें नील की खेती होता था उसको रोका गया था। नील की खेती जो दोस्तों ब्लू हम लोग शर्ट में यूज करते हैं ना, ब्लू लगाने के लिए, वो नील, उसको इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है। और ये क्या होता है, नील की खेती को क्यों रोका गया? तो नील की खेती अगर आप अपने ज़मीन पर करते हैं ना, तो एक बार कीजिएगा ना ज़मीन पे नील की खेती, तो आपका लैंड जो है, भूमि, वह बंजर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसान लोग नील की खेती नहीं करना चाहता था, जबरन उनको कराया जाता था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे और खेड़ा आंदोलन भी साथ ही में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 6 का है। हम लोग जानने के साथ साथ थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? इंग्लिश में क्या है कि विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसी को हमारे भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। ठीक है, और के.एम. मुंशी ने किसको आत्मा कहा था? तो उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा था। और यहाँ पे क्या है कि ये जो भारत हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट्स। तो ये राइट्स जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये भाग 3 में आते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स को भाग 3 में। और ये कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार को हमें दोस्तों अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अडॉप्ट, बेबी अडॉप्ट करते हैं ना, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा संविधान ही अडॉप्ट कर रखा है अलग अलग देशों से। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में शामिल है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह किस अनुसूची में शामिल है? पंचायती राज सिस्टम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th, 11वें में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और भारत के किन किन राज्यों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यूपीआई का पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म। तो हम सब जानते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहाँ पे है? ये डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। ठीक है, पेटीएम करो नहीं रे भाई, आजकल दोस्तों पेटीएम के थ्रू ना मेरा एक अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। आप लोग जान लीजिए, आप लोग के साथ ये घटित ना हो। क्या हुआ कि एक मेरे मामा के बेटा ने हमको 1000 रुपये पैसे भेजे और वो बोला कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है आपके अकाउंट में, जिसके कारण आपका अकाउंट को जो है डेबिट रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, यानी कि फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और कर्नाटक पुलिस ने फ्रीज कर दिया। हमने बहुत सारा कोशिश भी किया है, लेकिन अभी भी काम चल ही रहा है, 2 महीना हो गया, अभी तक अनफ्रीज नहीं करा पाए हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि अनजान पर्सन से कोई भी पैसा ना लें, और जहाँ तक हो सके यूपीआई का बहुत ही कम प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे मामा के बेटा को किसी और ने भेजा था पैसा, और उसको किसी और ने भेजा था। जितने लोगों तक यह पैसा गया है उन सब का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी आदमी फ्रॉड करे, अगर वो आपको पैसा भेजता है तो आपका भी अकाउंट फ्रीज होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यूपीआई का ट्रांजैक्शन जहाँ तक हो सके ना ही करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय। ठीक है, यानी कि हिंदी में हो जाएगा इसका कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा
लगाया जाता है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका अनुमान लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वही है ना जी इंग्लिश में, हाँ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में आय का अनुमान लगाता है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अगला है भारत के लागत और कार्य लेखाकार संस्थान का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत के लागत और कार्य लेखाकार संस्था का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बुझाएगा। द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, ठीक है। तो दोस्तों भारत के, आपको मालूम है सबका तो दिल्ली होता है, लेकिन इसका जो है मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ठीक है, क्योंकि भारत की यह पुरानी राजधानी है और यहाँ पर भी बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं अभी भी। भारत के लागत और कार्य लेखाकार संस्थान का प्रधान मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम नोट करता हूँ अपने बुक्स में, उसके बाद याद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग के साथ लाता हूँ। चलिए, बैलेंस जो है बैलेंस शीट व्यक्त करती है। बैलेंस शीट डिस्कस्ड, तो क्या डिस्कस करता है? सॉरी, डिस्क्लोज्ड। बैलेंस शीट व्यक्त करती है, तो क्या व्यक्त करती है बैलेंस शीट? दोस्तों बैलेंस शीट जो व्यक्त करती है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को व्यक्त करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है इसको बैलेंस शीट बताता है। इसलिए कंपनी के बैलेंस शीट को जो है चेक पर ईयरली इन लोग चेक करते रहता है कि कहाँ तक हमारी कंपनी पहुँची। नेक्स्ट है हमारा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ, यानी कि उत्तरदायित्व लेखांकन किसका हिस्सा है? ठीक है, तो उत्तरदायित्व लेखांकन जो है प्रबंधन लेखांकन का हिस्सा होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा होता है, या उसके हिस्से में आता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अंडर विच, एक मिनट रुकिएगा, चलिए, क्वेश्चन है अंडर विच सर्क्यूमटेंस अ फार्म इज डिजोल्वेड, ठीक है, यानी कि हिंदी इसका क्या हो जाएगा कि किस परिस्थिति में एक फार्म को भंग कर दिया जाता है। दोस्तों किसी भी फार्म या संस्था को कब भंग किया जाता है? तो उसको उसी कंडीशन में भंग किया जा सकता है जब आपका जो है सभी भागीदार या सभी भागीदारों के निर्णय से लेकिन एक दिवालिया के रूप में, सभी भागीदारों या सभी भागीदारों के निर्णय से लेकिन एक दिवालिया के रूप में, ठीक है, मतलब एक दिवालिया जिसकी कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। जब व्यापार अवैध हो जाता है तब भी आपका जो है एक फार्म को भंग कर दिया जाता है, और कंपनी जब दिवालिया हो जाती है उस टाइम भी आपको भंग किया जाता है। तो दोनों कंडीशन यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर की, अरे यार पानी देने लगा जरूर भाई। मीनिंग ऑफ नेट एसेट इज, यानी कि शुद्ध संपत्ति का आशय क्या होता है? शुद्ध संपत्ति किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, शुद्ध संपत्ति टोटल एसेट्स को माइनस किया जाता है टोटल लायबिलिटीज में, यानी कि कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व बराबर शुद्ध संपत्ति, ठीक है, नेट एसेट इसको बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? ठीक है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी। तो देखिए दोस्तों, कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है, ठीक है। अंकेक्षण मतलब ऑडिट, ऑडिट समझिए इजीली आप लोग समझ जाएंगे, अंकेक्षण जल्दी यूज नहीं होता है ये वर्ड, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज हैं बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको काउंटिंग करिए, काउंटिंग कीजिए, इधर आपका 1 2, ठीक है, 3 4
5 6, ये एक बड़ा वाला 7, इधर से आपका एक आ जाएगा 8, मतलब आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने काउंटिंग कर लिया है। और इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर दोस्तों आपका इसका आएगा 16। ठीक है, 16 को इसमें आपके त्रिभुज हैं। अब काउंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, सबको एक एक करके। यहाँ पे कोई आपको ट्रिक वगैरह यूज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक उतना, वो ट्रिक कब काम करता है, जब आपका त्रिभुज कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से रहता है और आपको बोल दे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब आप यहाँ पे ट्रिक का यूज कर सकते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, फिर 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर की, एक पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 44 और 8 वर्ष है। एक पिता की आयु कितना वर्ष है, 44 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना वर्ष है, 8 वर्ष। यानी कि कब शादी किया यार, 36 साल में शादी किया, 35 साल में भाग बुढ़ा जाएगा तब। मतलब ये आदमी देखिए अगर इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा। 44 साल दिखा रहा है, 8 साल का पुत्र है, यानी कि 36 साल में इसका बेटा हुआ है। ठीक है, अभी 8 साल का है और इसके 6 साल बाद ये 50 का हो जाएगा। ठीक है, और इसका बेटा कब होगा, 12 साल का। मतलब जब यह बूढ़ा जाएगा उस टाइम पे इसका बेटा बच्चा ही रहेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो सही समय है जो ना, सही टाइम पे सब कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर पता चलेगा कि आप डेथ करने वाले हैं और आपका बेटा अभी तक 15-16 साल का है या बेटी 15-16 साल की है। ऐसा ना हो कि आप 60 साल तक आते आते आपका बेटा बेटी कम से कम 22-25 के हो जाने चाहिए कम से कम। ठीक है, हो सके तो 30-35 का हो तो बेटर है। इसलिए कहते हैं कि 21 से लेकर के 26 के बीच में आप जो है अपना लाइफ को सेटल कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो 28, इससे क्रॉस मत जाने दीजिए, नहीं तो फिर फ्यूचर में दिक्कत होगा आपको, और क्या। चलिए बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हम लोग पढ़ाई पे डिस्कस करते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 44 और 8 वर्ष है। कितने वर्षों में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने वर्षों में, आप लोग चाहे तो रेंडमली यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो रेंडमली यहाँ पे यूज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। 44 वर्ष है, कितने वर्षों में आपका जो है, कितने वर्षों में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जोड़ के देखिए, सिंपली 2 को जोड़िएगा, 4 को देखिए डायरेक्टली आ जाएगा आंसर आपका। 44 4 48 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम जोड़ देंगे 44 साल में 4 साल तो 48 साल हो जाएगा, और इसका 8 साल है, इसमें 4 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 12 चौका 48। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कभी कभी रैंडमली बनाइएगा तो ज़्यादा जल्दी बनेगा, बाकी आप लोग फार्मूला भी यूज करके बना सकते हैं। आगे है हमारा, सचिन अकेले कार्य को 8500 रुपये यानी कि 8500 रुपये में 8.5 दिनों में पूरा करता है। 8.1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु जी की सहायता से कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा क्या होगा। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में पेन पेपर लगेगा, आप लोग यूज कर लीजिएगा। और इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मनरेगा से अब क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण यानी कि ऑडिट जो है समिति का चयन कौन करता है। इंग्लिश में है कि हु सेलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा। तो दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन कौन करता है मनरेगा के अंतर्गत, यह करता है दोस्तों ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा, राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा कि मनरेगा के अंतर्गत 5 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों 5 लाख के अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक स्वीकृति है यह कौन देगा, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, ऑप्शन ए। ठीक है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी 5 लाख तक की दे सकती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना हायर का दिया जाता होगा, सोच के देखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि मनरेगा योजना में मजदूरी एवं सामग्री, मनरेगा योजना में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60-40 किस स्तर पर संधारित किया जाना है। ठीक है, तो 60-40 का जो है अनुपात संधारित किया जाता है। एट व्हाट लेवल द रेशियो ऑफ वेज एंड मटेरियल। ठीक है, वेज एंड मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट 60-40 रेशियो इन द मनरेगा स्कीम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा, यार लाइन कट गया रे भाई, राज्य स्तर पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, सॉरी जिला स्तर पे, सॉरी 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 दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिला स्तर पे, ठीक है। 1 मिनट लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर कितने प्रकार का रजिस्टर संधारित किया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड एट द पंचायत लेवल अंडर मनरेगा, ठीक है। तो पंचायत लेवल पे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आकस्मिक व्यय में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब अचानक जो खर्च हो जाता है जिसकी कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, तो ऐसा हो सकता है चिकित्सा भुगतान, ठीक है। अचानक किसी को मेडिकल इशू हो जाता है तो देना पड़ेगा। अस्पताल खर्च का भुगतान, ठीक है। अनुग्रह भुगतान नहीं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आकस्मिक भुगतान में ये मेडिकल पेमेंट, ठीक है। मेडिकल पेमेंट इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये भी आपका हो जाएगा, ये अनुग्रह भुगतान, अचानक से कोई हॉस्पिटल में जाता है तो ये भी आपका अचानक भुगतान है, ये भी आपका अचानक भुगतान है। अनुग्रह भुगतान इसका बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन पूछा है कि इनमें से कौन सा आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है, यानी कि ये दोनों तो शामिल है, लेकिन मजदूरी एक फिक्स होती है और इसको एक फिक्स सीमा में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में गलती किया था, नहीं यहाँ पे पूछा है। अगर पूछता कि कौन सा है आकस्मिक भुगतान तो चिकित्सा हो जाएगा, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। चिकित्सा अस्पताल दोनों होगा और अनुग्रह भी होगा, क्योंकि अनुग्रह के बारे में मुझे मालूम नहीं है यार। चलिए देखते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ मालूम ही हो। अगला है यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या है दोस्तों लक्षद्वीप का, क्योंकि लक्षद्वीप जो है आपका एक 32 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसकी कैपिटल कवारती है, ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, टोटल 40 क्वेश्चन है। निम्न में से डैम एवं राज्य के नाम सही जोड़े चुनिए। तो देखिए, हीराकुंड उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, और उड़ीसा के किस नदी पे स्थित है? तो यह महानदी पे स्थित है, ठीक है, महानदी, यह हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा बांध ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, संथाली लिपि को किसने विकसित किया था? दोस्तों संथाली लिपि जो भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से एक भाषा है, इस लिपि को विकसित किया था रघुनाथ मुर्मू। कहाँ गया जय? पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये वाला ऑप्शन 4, पूरा नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और इसे भारतीय संविधान में 2003 में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम से कम कितने क्षेत्रफल का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने एरिया में आपको घर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी। व्हाट इज द मिनिमम एरिया? मिनिमम एरिया इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना होना ही चाहिए, ठीक है। एरिया रिक्वायर फॉर टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ठीक है। तो ग्रामीण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कम से कम आपके पास कितनी भूमि होनी चाहिए? 25 वर्ग मीटर होनी ही चाहिए। इससे कम है तो नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत कम से कम कितने कमरे का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अंडर अबुआ आवास योजना स्कीम? तो दोस्तों अबुआ आवास योजना के अंतर्गत कम से कम आपको जो है 3 कमरों का मकान बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और यह गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा चलाया गया है अबुआ आवास योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत 10 लाख तक की योजनाओं
कि प्रशासनिक स्वीकृति कौन देता है। 5 लाख तक को तो जान गए हैं कि ग्राम पंचायत समिति कार्यकारिणी देती है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति। लेकिन 10 लाख तक के जब बोले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख आपका जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसकी स्वीकृति देते हैं 10 लाख। और जिला स्तर पे 20 लाख होगा या 25 लाख, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन गेस कर सकते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा ऊपर का आएगा वो सब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत कितने प्रकार के अनुमान्य योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत कितने प्रकार के योजनाएं शामिल हैं। इतना योजनाओं पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इतने योजनाओं पे आपको काम करना होगा। ठीक है, 266 योजनाएं शामिल है भाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटिव स्कीम आर इंक्लूडेड अंडर मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट के तहत आपके 266 जो है स्कीम इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो एक आदमी जब वहाँ पे सिलेक्शन होता है ना तब तो बहुत इजीली सिलेक्शन ले लेता है, उसके बाद उसका जो हालत होता है ना, दिन रात खटते रहता है एकदम। फिर मैंने ये बात किया एक दो दोस्तों से, कैसा लग रहा है, जब कह रहे हैं मत पूछो यार, दिन रात एकदम 24 घंटे काम पे लगे रहते हैं। वो कमाई नहीं है ज़्यादा भाई। हाँ, अगर आप बेरोज़गार हैं तो जा सकते हैं, वो लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में टैलेंटेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एकदम धुरंधर जिसको बोलते हैं, SSC CGL के लायक हैं, तो आप इस सब में मत जाइए। ठीक है, वो वही बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रति एकड़ कितने पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, हाउ मैनी प्लांट्स आर प्लांटेड पर एरिया इन बिरसा ग्रीन विलेज स्कीम। ठीक है, हाउ मैनी प्लांट्स आर प्लांटेड पर एरिया, नो सॉरी एरिया नहीं यार दोस्तों, मैं ना फ्लो में ना बहुत ज़्यादा गलती पढ़ लिया ना, एकड़ है इसको, चलिए कोई बात नहीं। हाउ मैनी प्लांट्स आर प्लांटेड पर एकड़ इन बिरसा ग्रीन विलेज स्कीम। ठीक है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रति एकड़ कितने पौधे लगाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 192। ठीक है, 192 लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, पौधे प्रति एकड़। ठीक है, पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक डेटा का उदाहरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिक डाटा। ठीक है, तो जियोग्राफिक डाटा का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है। देखिए, पहला है आपका हवा का तापमान, दूसरा है बैरोमीटर का दबाव, तीसरा है ऊंचाई, चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये एक आपका सरकारी ऑप्शन है। जहाँ भी देखे उपरोक्त सभी, 90% संभावना है कि आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड इसरो साइंड अ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर, किसके लिए। तो चलिए देखते हैं। आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस मुद्दे पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों आपका ये जो मुद्दा है, यह मुद्दा है मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग पर। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्ति जितनी है उसके जियो टैग, नहीं बोलते हैं जियो टैग करके फ़ोटो भेजा जी, जब आप लोग कहीं पे मनरेगा पे काम करते हैं तो जियो टैग करते हैं ना, हम बस वही जियो टैगिंग पे। ठीक है, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिए, जियो टैगिंग एसेट्स क्रिएटेड अंडर मनरेगा। ठीक है, फ़ोटो खींच के वगैरह वगैरह भेजते हैं उन लोग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली कौन सा डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, GIS कहाँ गया, GIS इसका मैं फुल फॉर्म खोज रहा था, जियोग्राफिकल इंडेक्स करके कुछ होगा इसका फुल फॉर्म। चलिए देख लेते हैं। तो GIS, अरे यार यहीं पे तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, इसको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे रिप्रेजेंट डाटा फॉर,
तो भौगोलिक सूचना प्रणाली कौन सा डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट्स करता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पेड़, पानी, भूमि, इन सभी को, ठीक है। इसका जियोग्राफिकल सूचना दीजिए हमको, पेड़ कितने हैं, पानी कैसा है, भूमि कैसी है वहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि एक छोटे पैमाने का नक्शा क्या दिखाएगा, एक जो छोटा पैमाने का नक्शा है वो क्या दिखाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बड़े पैमाने के मानचित्र की तुलना में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। छोटे पैमाने का नक्शा क्या दिखाएगा, बड़े पैमाने के मानचित्र की तुलना में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बड़े पैमाने के मानचित्र की तुलना में एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र। बड़े पैमाने के मानचित्र की समान भौगोलिक क्षेत्र बस एक छोटा रिजोल्यूशन पर। बड़े पैमाने के मानचित्र के समान भौगोलिक क्षेत्र बस एक बड़ा रिजोल्यूशन पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर आप लोग पे मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैं बताने के लायक नहीं हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम में बता दूंगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक सूचना प्रणाली अवधारणाओं के अध्ययन की एक शाखा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ द स्टडी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की अवधारणा के अध्ययन की एक शाखा कौन सी है, कौन सी एक ब्रांच है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना विज्ञान, ठीक है। भौगोलिक सूचना विज्ञान का एक ब्रांच है भौगोलिक सूचना प्रणाली, बस एक पार्ट से इसका, ठीक है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस का एक पार्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मनरेगा के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, ठीक है। द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा के लिए इम्प्लीमेंट जो एजेंसी है वह कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्राम पंचायत, ठीक है। कौन है, ग्राम पंचायत। प्रमुख कार्यान्वयन करने की एजेंसी है ग्राम पंचायत। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ब्लॉक प्रशासन मत मार दीजिएगा, क्योंकि जब आदमी गैस करता है तो बोलता है अरे यार ये तो सबसे हाई रैंक पे है तो इसी को मारेंगे, यही तो होगा। चलिए देखते हैं आगे। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा क्या है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा, सूखा निर्वहन कार्यक्रम या मांग आधारित कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मनरेगा इज अ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, डॉट प्रूफिंग प्रोग्राम, डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल, ठीक है, सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन था पूरा, और आपका जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े पैमाने के मानचित्र की तुलना में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब क्या देखेंगे, सब क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका PDF अगर आप देखना चाहेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो मैं कहूँगा कि सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके जाइएगा। डेफिनेटली दोस्तों आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा। थैंक यू, बाय। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था, मज़ा आया? क्वेश्चन ईजी नहीं है बस, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।